अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब लोग माशाल्लाह ठीक ठाक हो गए। अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को भी हम कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने किन किन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया या किन किन चीज़ों को हमने पढ़ा, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में था, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर के बारे में था, मैनेजर रूल्स, ड्यूटी, स्किल्स, फंक्शन से रिलेटेड था। उसके साथ साथ हमने डिस्क्राइब किए थे चंद और उसके बेसिक पॉइंट, जिसके अंदर लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्क्राइब किया थे डाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे है ना नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्यों कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस करता है, ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही देखा जाए तो बड़ा आसान वर्ड है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि व्हाट द मीनिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो वो मैं आपको इसका थोड़ा सा रिव्यू इस तरह भी साथ दे दूं कि जिस तरह हम क्लाइंट बिहेवियर की बात करते हैं, कस्टमर बिहेवियर की, कंज्यूमर बिहेवियर की, गवर्नमेंट बिहेवियर की, ठीक है, एचईसी बिहेवियर की, सब वर्डिंग आती है ना, वो क्या आता है, बेसिकली आता है कि कंज्यूमर बिहेवियर मींस क्लाइंट या कस्टमर बिहेवियर के कस्टमर का बिहेव टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोडक्ट क्या है। हम किस तरह कंज्यूमर और कस्टमर को ट्रैक कर सकते हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स के हिसाब से हम उनको सेटिस्फाई किस तरह कर सकते हैं। मतलब ये तमाम चीज़ें हमें जज करनी पड़ती हैं कंज्यूमर माइंड परसेप्शन को कैप्चर करते हुए, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के टूल को यूटिलाइज करते हुए, क्या है हमें ये पता चल जाए कि हमारे जो कंज्यूमर हैं वो किस किस्म की प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, किस किस्म का फीडबैक वो चाहते हैं, किस किस्म की सर्विस दे नीड फ्रॉम अस, रिक्वायर्ड फ्रॉम अस, उसके साथ साथ उनकी नीड वांट्स क्या है। तो देखिए ऑटोमेटिकली उनके बिहेवियर को जज करने का नाम है कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है कि ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप, उसकी इन्वायरमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन या कल्चर, इन्वायरमेंट, वर्किंग इन्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ें एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट के लिए किस हिसाब से बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। लाइक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स, टर्म्स, कंडीशन को समझा जाए, इम्प्लीमेंटेशन उनके लॉ को समझा जाए, तो बहुत ईजी वे में आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, किस किस्म के एसओपीज, किस किस्म की रूल रेगुलेशन, किस किस्म की एम्प्लॉयज़, किस किस्म की टीम, किस किस्म की इन्वायरमेंट, किस किस्म का कल्चर है। तो उसको समझने के लिए हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर। अब इसके अंदर दो तरह के होते हैं, टूवर्ड्स एम्प्लॉय क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉय और क्लाइंट्स का बिहेवियर टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जज होता है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के टर्म्स कंडीशन जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए किस तरह की बनाए गए हैं रूल्स रेगुलेशन, ताकि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह सर्वाइव कर सकती है ग्लोबलाइजेशन लेवल के अंदर अपने आप को पॉजिटिव या हम कह सकते हैं बेनिफिशियल स्टेज के ऊपर लाकर। तो ये हमारा बेसिकली जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हम ऑर्गेनाइजेशंस के टूल्स के सिस्टम, इन्वायरमेंट, कल्चर, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे जो वो अपने एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा ये जो चैप्टर है इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम थोड़े पढ़ लेते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द टू मेजर फॉर्म्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। दो मेजर फॉर्म्स आपने बतानी है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की, आप समझ पाएंगे जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, उसको आप समझ जाएंगे। देन डिफाइंड की बायोग्राफिकल करैक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, डिफाइंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसके अलावा आ जाएगा कॉन्स्ट्रेंट टू टू टाइप ऑफ एबिलिटीज, डिस्क्राइब हाउ ऑर्गेनाइजेशन मैनेज डाइवर्सिटी एफिशिएंटली effectively, then show how culture effect or understanding biographical आपकी characteristics and intellectual abilities। ये तमाम पॉइंट्स हैं जो आप एंड ऑफ दिस चैप्टर समझ जाएंगे, और जो मैं भी आपको साथ साथ पढ़ाऊंगा समझाऊंगा तो मेरा ख्याल है आपके लिए आसानी इसके अंदर हो जाएगी इसको समझने में। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, फर्स्ट क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। डाइवर्सिटी को हम डाइवर्ट से निकला है, उसके अंदर चेंजिंग हम कह सकते हैं, अल्टरनेट कह सकते हैं, सिलेक्शन कह सकते हैं,
हम इसको सबऑर्डिनेट्स में ले जाके सेग्रीगेट कर सकते हैं। लाइक हम ये वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के लिए, राइट टास्क फॉर द राइट इन्वायरमेंट के लिए सेलेक्ट करने के लिए वो अल्टरनेट और जो उसके बाद रिसोर्सेज जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जज करती है, उनको वैल्यूएट करती है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के थ्रू कि आया जिस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है क्या वो रिक्वायरमेंट फिलफुल हो रही हैं, आया जिस किस्म की जिस तरह के एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए हैं क्या वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तमाम एम्प्लॉयज़। उन तमाम को जज करने के लिए आप एक डाइवर्सिटी मैनेजमेंट का टूल ऑर्गेनाइजेशन अपने पास उसको अडॉप्ट करके यूटिलाइज करती है ताकि मोर प्रोडक्टिव मोर स्किल्स एम्प्लॉयज़ की टीम उसके साथ हो जो उस काम को उस टास्क को या जिस काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की गई है बनाई गई है उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करे या अकॉम्प्लिश करे या हम कह सकते हैं उसको अच्छे तरीके से एंड करे। जो भी आप वर्डिंग इसके ऊपर आप यूज़ कर लें जो भी लफ्ज़ अदा कर लें मसला नहीं है, लेकिन यह है कि काम को वर्क को अकम्पलिश करने के लिए उनको जो बेहतरीन सेलेक्टेड टीम चाहिए है उसको किस तरह वो निकाल सकते हैं उस इन्वायरमेंट और उस कल्चर के अंदर किस तरह उसको ला सकते हैं और किस किस्म के एम्प्लॉय से किस तरह डील कर सकते हैं। तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के अंदर अडॉप्ट करके उसको यूटिलाइज करती है। फर्स्ट अब इसके अंदर दो तरह की है डाइवर्सिटी, वैसे तो हम तीन इसको कह सकते हैं लेकिन ये दो के बाद तीसरी को हम कहते हैं कि दोनों का मिक्सचर करके तीसरी बनना है, तीसरी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है तीसरी। नंबर वन सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, नंबर टू इज आवर डीप लेवल डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या है ये मैं आपको बताऊं। ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन क्राइटेरिया जब अपना या टीम ओरिएंट और या टीम बना रही है या किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक मेंबर्स की सिलेक्शन कर रही है तो उसके अंदर वो सबसे पहले सरफेस लेवल डाइवर्सिटी को यूटिलाइज करते हैं, इसको अडॉप्ट कह लो या उसको यूज़ करते हैं टू वेरीफाई या टू सेलेक्ट द राइट पर्सन। जैसे सरफेस लेवल डाइवर्सिटी होती है आपकी डिपेंड करती है आपकी एज, जेंडर, रेस, रिलीजन। इन चार पॉइंट्स को देखा जाता है कि आया ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एज वाइज जैसे आप अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं वहाँ पे लिखा आता है जी एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स, कुछ में लिखा होता है 20 to 40 ईयर्स, किस में लिखा होता है 40 to 60 ईयर्स एज लिमिट। वो क्या है कि उनको जिस किस्म के टास्क की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वो अपने एम्प्लॉयज़ को उस एज क्राइटेरिया के अंदर लेकर आते हैं कि आया दिस पर्सन सूटेबल फॉर दिस, ओके देन उसकी एज क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि नहीं। देन जेंडर मेल फीमेल डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसको रिजॉल्व करने के लिए सरफेस लेवल डाइवर्सिटी के अंदर इसको मैनेज किया जाता है कि आया इस टास्क के लिए आपको मेल की रिक्वायरमेंट है या फीमेल रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद आ जाता है आपको रिलीजन, रिलीजन भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करता है क्योंकि इन्वायरमेंट कल्चर का काफ़ी हद तक असर आपकी रेस और रिलीजन इन चीज़ों के ऊपर होता है। अब इसी को अगर मैं ये तो मैं खाली आपसे बात कर रहा हूँ अभी द टाइम व्हेन ऑर्गेनाइजेशन going to select the right person for the right job or a person who can done this assignment in successfully way, तो उसके लिए वो किस किस्म की रिक्वायरमेंट्स को तो पहले सरफेस लेवल डाइवर्सिटी के ऊपर वो जाते हैं अपने असाइनमेंट टास्क को देखते हुए कि आया जो हमें रिक्वायरमेंट है इस टास्क से रिलेटेड उसमें ये बंदा उस एज को मीट कर रहा है, क्या वो जेंडर मीट हो रहा है, क्या रिलीजन और रेस उसका मीट अब हो रहे हैं। देन वो सेकंड स्टेप की तरफ मूव होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो होता है डीप लेवल डाइवर्सिटी। अब वो क्या है, वो पर्सन की खुद की इंटरनल एक्सटर्नल एक पर्सनैलिटी कह लें या एक बंदे की खुद की एबिलिटीज़ के ऊपर लाइक एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसको देखा जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया जाता है कि आया इस रिक्वायरमेंट के लिए बंदा सूटेबल है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग जब जॉब के लिए ऐड देखते हैं तो आपको एक बड़े मज़े का उसके अंदर एक चीज़ नज़र आती है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर पहला पैराग्राफ के अंदर लिखा होता है नेम, फादर नेम, आपने पंच करना है, CNIC पंच करना है। फिर क्या आता है आपका जेंडर आता है। अब ये रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की उनको मेल चाहिए फीमेल, अगर बोथ हैं तो फिर मेल फीमेल दोनों की ऑप्शन होगी, अदरवाइज एक एक की होगी या मेल या फीमेल। उसके अलावा वहाँ पे आपको रिलीजन दिया जाता है, रेस, आपका एड्रेस, की तमाम चीज़ें आपकी मेंशन होती हैं, क्या सिटी मेंशन होती है। ये वो चीज़ें हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सरफेस लेवल के ऊपर।
देन फिर जाते हैं डीप लेवल पे, जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आपका कॉर्नर आता है। फिर आप देखते हैं उसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस का आता है, परफॉर्मेंस का आता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का आता है, आपकी स्किल्स, आपकी मोर एबिलिटीज़ के बारे में लिखा जाता है। टेल मी अबाउट योर ओन सेल्फ, योर एबिलिटीज़। फिर आप उसके अंदर अपनी MS या हो जाता है, या एक्सेल हो जाता है, या कोडिंग आपकी CS के बच्चे हैं तो वो आ जाता है। जावा स्क्रिप्ट में आपके मतलब वट एवर, मुझे नहीं पता, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग क्या आगे कुछ आता है जो आप वहाँ पे पंच करते हैं। ये आपकी आ गई टास्क ओरिएंटेड आपकी डीप लेवल डाइवर्सिटी। फिर क्या होता है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, लाइक इंटरव्यू, जहाँ बैठ के आपकी तमाम चीज़ों को वैल्यूएट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ यू, एंड छोटा सा एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। आफ्टर डैट आपको हायरिंग प्रोसेस में आपको ओके करके आप ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं। अब इसी चीज़ को, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, मैं इसको आगे ले जाता हूँ विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आपका हो गया बिफोर ज्वाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन, सरफेस, डीप एंड डाइवर्सिटी। विद इन ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर आपकी यही चीज़ें आती हैं कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको वैल्यूएट किया जाता है आपकी जे एज के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से। अपकमिंग पोस्ट के लिए अगर इंटरनल हायरिंग हो रही है और आपको प्रमोशन दी जा रही है तो आपकी डीप लेवल, सरफेस लेवल, दोनों डाइवर्सिटी मैनेजमेंट दोनों को यूटिलाइज किया जाता है, वैल्यूएट, और फिर देखा जाता है कि आया आप नेक्स्ट सीट के लिए या प्रमोशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और उसको देखते हुए फिर आपकी डाइवर्सिटी मैनेजमेंट आपको नया टास्क या आपको उन तमाम नए टास्क के बारे में आपको ब्रीफ स्टडी कराई जाती है। और इन दोनों को देखते हुए एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अपने साथ लेके कैरी करती है और चलती है। तो ये तो एक ब्रीफ मेरा ख्याल है इसका एक हो गया है, इंट्रोडक्शन एक किस्म का हो गया है, सरफेस लेवल, डीप लेवल। अब आगे जब मैं इसको एक्सप्लोर करके पढ़ाऊंगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली सरफेस लेवल डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एज, जेंडर, उसके अलावा रिलीजन, रेस, ये तमाम चीज़ें आपकी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, और ये एक अंडर अम्ब्रेला ऑफ सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर एज का हम खाली पढ़े लिखा हुआ है, ओल्डर वर्कर्स ब्रिंग एक्सपीरियंस, जजमेंट, अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। तो ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा मज़े की चीज़ नजर आई कि जैसे मैंने बात की थी कि सरफेस लेवल में एज, जेंडर, रेस को देखा जाता है। तो एज लेवल के आपको बेनिफिट क्या है कि एक ओल्डर वन एक्सपीरियंस पर्सन आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस लेकर आता है, जजमेंट लेकर आता है, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होते हैं, कमिटमेंट ऑफ क्वालिटी, बिकॉज he already worked in several different kind of organization and he have a lot of experience in work in organization। तो उसके पास आपके लिए बहुत कुछ होता है देने को। तो ये भी आपका क्राइटेरिया मीट होता है। सेकेंडली, सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है यंग फ्रेश कैंडिडेट्स को, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, जजमेंट, बट दे हैव सम काइंड ऑफ न्यू आइडिया इन देयर माइंड बिकॉज दे आर अ न्यू, दे हैव जस्ट स्टार्ट देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल लाइफ, और उनके पास कुछ नई उनके अंदर मोटिवेशन होती है, फिटनेस, एक्टिव एक्टिव माइंड होते हैं, फ्रेश माइंड होते हैं, और आप उनको ऑर्गेनाइजेशन उनको क्रिटिकल सिचुएशन, क्रिटिकल टास्क के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट लाती हैं, क्योंकि जितने वो यंगस्टर, यंग ब्लड होता है, उसकी एक्टिविटी, उसकी माइंड, उसकी अप्रोच अप टू डेट होती है आपकी मार्केट, आपकी इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखें, हर एक का एक बेनिफिट है। ऑर्गेनाइजेशन एज वाइज भी सिलेक्शन, या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का अपना डेवलप करती है फॉर फॉर सम टाइम फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, फॉर सम टाइम सम ओल्ड वन, एंड सम टाइम फॉर देयर ओन एम्प्लॉयज़ को एज वाइज हम प्रमोशन और डिमोशन के साथ, ताकि उनके अंदर उनकी एबिलिटीज़ को देखा जाए, उस हिसाब से उनको उस टास्क के लिए रखा जाए। सो उसके बाद है जेंडर। देयर आर डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, डेफिनेटली मेल और फीमेल जेंडर के अंदर डिफरेंशिएट तो बहुत है, और उसका एक बैन और उसका एक फ़र्क इसके अंदर सबसे बड़ा ये है कि आपकी जॉब असाइनमेंट जो आपको दी जाती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जेंडर का। आया जिस जेंडर को आपने सेलेक्ट किया है असाइनमेंट के लिए, क्या वो उसके लिए एक्यूरेट सिलेक्शन है कि नहीं। समटाइम आउटडोर फील्ड टास्क होते हैं जो कि डेफिनेटली फीमेल नहीं कर पाती हैं, उसके लिए मेल की रिक्वायरमेंट्स क्राइटेरियाज है। जैसे मार्केटिंग जॉब आप देख लें, इसके अंदर ज़्यादातर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड फीमेल्स का इतना नहीं जितना मेल्स की डोमिनेशन ज़्यादा है। लेकिन अदर हैंड अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ में जाते हैं तो देयर आर सो मैनी वुमेन्स आर वर्किंग ओवर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? बिकॉज वो एक अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हैं, तरीके से काम हैंडल कर रही हैं, तो वो इंडोर एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट सिलेक्शन रहती हैं वो।
और डिसीजन मेकिंग के ऊपर जब हम जाते हैं तो आपको भी पता है जो मैनेजमेंट के टूल्स हैं उसके अंदर डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, बिकॉज दे कैन नॉट हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन अ क्विकली रिस्पॉन्स के अंदर। एक फटाफट आपको कोई डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बनाना और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, तो कहते हैं उसके अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर फीमेल की ऑटोमेटिकली है ये, कि उनकी इतनी प्रोडक्टिव और एक्टिव नहीं होती है रादर देन द मैन, मैन उसकी ज़्यादा होती है क्रिटिकल कंडीशन, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में मेल को ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। तो यही चीज़ देखिए ऑर्गेनाइजेशन सरफेस लेवल डाइवर्सिटी पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। इसके बाद डिसेबिलिटी आ रही है। टूडेज ऑर्गेनाइजेशन हैव स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट टू हायर पीपल विद डिसेबिलिटीज। आजकल ऑर्गेनाइजेशन डिसेबिलिटीज के साथ भी लोगों को हायर कर रही हैं, क्योंकि देयर आर सम इंटेलेक्चुअल मे बी क्वाइट पॉसिबल दे हैव द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज एबिलिटीज इन देयर माइंड, सो मे बी क्वाइट पॉसिबल किसी एक आध की कमी की बेस को हटाकर उनको भी मोटिवेट और उनको हेल्प किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ग्रीन जेस्चर जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो एक सोसाइटी नॉर्म्स आपके होते हैं जिसको आपने मैनेज करना होता है इन्वायरमेंट के साथ। तो सोसाइटी नॉर्म्स आपके ये भी आते हैं कि आप ऐसे या किसी ऐसे पर्सन को जिसके अंदर कोई डिसेबिलिटी या कोई एक वीक पॉइंट हो तो आप उसको मोटिवेट भी करें। सो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन बायोग्राफिकल लेवल के ऊपर इन तमाम पॉइंट्स को सरफेस लेवल डाइवर्सिटी पे डिस्कस करती है, इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके एम्प्लॉयज़ हायरिंग या एम्प्लॉय टास्क या इन्वायरमेंट को जनरेट करती है विद एन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। टेन्योर पीपल विद जॉब टेन्योर, आपकी सीनियरिटी एट अ जॉब आर मोर प्रोडक्टिव, एब्सेंट लेस फ्रिक्वेंटली, हैव लोअर टेन्योर एंड आर मोस्ट सेटिस्फाइड। अब इसके अंदर एक चीज़ है टेन्योर जो आपका होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली सीनियरिटी बेस्ड जॉब पर्सनस को ज़्यादा वैल्यू देती है, बिकॉज उनके अंदर एब्सेंटिज्म का एक जो फंक्शन हम कह लें वो उनका कम होता है, रेशो कम होता है और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। और सेकंड हैंड के ऊपर ये होता है कि जितना टेन्योर एम्प्लॉय का ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस तो है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बनती है। अब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन देखें जहाँ आप लोग अप्लाई भी करते होंगे, आप सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट देखते हैं। आया ये ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे इंसेंटिव, उस लेवल पे एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, आया ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को विद देयर वर्क, और क्या ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लॉन्ग लास्टिक है। मतलब ये तो नहीं कि यार दूसरे महीने वो एम्प्लॉय को अपनी मर्ज़ी से फारग कर रहे हैं, मतलब इनकी कोई खुद की पॉलिसीज़ ही नहीं है, लो टेन्योर है हर हिसाब से इनका। लेकिन अगर जो ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा बेनिफिट देती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए सबसे पहले अप्लाई करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, बिकॉज आपको एक सेटिस्फेक्शन नज़र आती है कि एक वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक अच्छा सिस्टमेटिक वे चल रहा है, यहाँ पे एब्सेंट रेशियोज और इंटरनल प्रॉब्लम्स इनकी इतनी नहीं है, और इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आपका एक अच्छा हम कह सकते हैं जॉब टेन्योर करंट एम्प्लॉयज़ करेगा, तो उनको देखा देखी जो न्यू अपकमिंग होते हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रिलाय और ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज द रिप्यूट विच ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड इन प्रीवियस ईयर्स के अंदर, और वो अपने एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड होती हैं, जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड होती हैं। तो जब आपको इंसेंटिव, जॉब सिक्योरिटीज़, ये तमाम चीज़ें मिल रही हैं, तो आपका एब्सेंटिज्म का रेशियो जो होता है वो कम से कम हो जाए, उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को दे, बिकॉज जब वो कम होगा तो इट मीन्स डैट कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड है। अच्छा जी, इसके अंदर दूसरा आपका बायोलॉजिकल में आपका रिलीजन आ रहा है, जो मैं बता चुका हूँ रिलीजन बेस भी होता है। सम टाइम एम्प्लॉयज़ आपके डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनको जो है अकोमोडेट करना और उनको उनके रिलीजन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन अकोमोडेट करती है और साथ उनको हेल्प आउट भी करती है। ये भी कह लें कि बायोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है सरफेस और डाइवर्सिटी के ऊपर। इंटरव्यू से पहले आपको कोई रिलीजन से रिलेटेड पर्सन रिक्वायर्ड, और सेकेंडली जब आप हायर कर लेते हैं तो आपको किस तरह का इन्वायरमेंट उस लेवल के ऊपर एम्प्लॉयज़ को देना है, ताकि वो एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर अपनी वर्किंग एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें। देन जेंडर आइडेंटिटी आपकी आ रही है। सो खैर कहने की बात है, सरफेस लेवल डाइवर्सिटी आपकी विद एन ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तीनों के लिए बहुत मैटर करती है पॉइंट के लिए, क्योंकि इसको देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया बनाती है रिलेटेड टू देयर एम्प्लॉय, रिलेटेड टू देयर क्लाइंट, रिलेटेड देयर प्रोडक्ट। इन तमाम चीज़ों के आया राइट पर्सन राइट असाइनमेंट के लिए है, तो उसके अंदर जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रहा है कि नहीं। सो मैं इसके अंदर एक चीज़ और बताऊँ कि ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के खुद के एसओपीज़ को देखते हुए काम करना। और जो हम डीप लेवल अप पढ़ेंगे वो होगा एम्प्लॉयज़ की खुद की एबिलिटीज़ को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन जो क्राइटेरिया बनाती है,
बिकॉज जो ऑर्गेनाइजेशन ने क्राइटेरिया बनाया वो फिर ढूंढती आया क्या एम्प्लॉय की खुद की वो एबिलिटीज़ हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन कह लें कि खुद का डिसीजन मेकिंग रूल अपने बनाती है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रूल तो बनाती है लेकिन वो अपने एम्प्लॉय से वो चीज़ एक्सपेक्ट करती है, तो वो डीप लेवल में चली जाती है। तो सरफेस लेवल, डीप लेवल को हम अगले अपने लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर इंशाल्लाह अगले वाले लेक्चर में मुलाकात भी होती है और इसको हम कंटिन्यू करते हैं।